नमस्कार जी, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं अवधेश कुमार। न्यूज एट 2 की शुरुआत करेंगे भिलाई से, जहां पर शंकराचार्य ग्रुप के डायरेक्टर अभिषेक मिश्रा अपहरण मामले में एक बड़ा खुलासा हुआ है। अभिषेक के कारोबारी दोस्त विकास जैन के घर से एक शव मिला है। आशंका जताई जा रही है कि ये शव अभिषेक मिश्रा का ही है और उसकी विकास ने उसकी हत्या कर शव को उसको जमीन में गाड़ दिया। पुलिस ने आज आरोपी विकास जैन से पूछताछ के बाद उसके घर के बगीचे से खुदाई की और वहां से एक शव बरामद किया। खुदाई के दौरान अभिषेक के रिश्तेदार भी मौजूद थे, लेकिन अभी इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई है कि शव अभिषेक का ही है। सूत्रों की माने तो आरोपी विकास जैन को शक था कि अभिषेक के संबंध उसकी पत्नी से है और इसी शक में विकास ने अभिषेक को किडनैप कर लिया और उसके बाद उसकी हत्या कर शव को दफना दिया। बताया जा रहा है कि शव को गलाने के लिए नमक का इस्तेमाल किया गया। कल ही अभिषेक मर्डर केस की गुत्थी सुलझाने के लिए एसआईटी का गठन किया गया था। इसके बाद अभिषेक के कारोबारी दोस्त विकास जैन, उसकी पत्नी किंसी जैन और विकास के चचेरे ससुर अजीत जैन को हिरासत में लिया गया है। 9 नवंबर को अभिषेक मिश्रा रस्मी तरीके से लापता हुए थे और 10 नवंबर को अभिषेक की कार रायपुर में वीआईपी रोड पर लावारिस हालत में मिली थी। तो दो तस्वीरें भी आपके सामने हैं। पहली तस्वीर, दोस्त पर शक है, उसके घर से खुदाई की गई जहां पर एक शव बरामद किया गया है और माना जा रहा है, आशंका यह है कि ये जो शव निकाला गया है ये अभिषेक का ही है, जिसकी पुष्टि डीएनए के बाद हो पाएगी। इस बीच अभिषेक के शव को रायपुर लाया गया है। मेकाहारा अस्पताल में शव का पोस्टमार्टम करवाया जाएगा। वैसे तो परिवार ने शव की पहचान कर ली है, लेकिन पुलिस की तरफ से जांच रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। तो बड़ी खबर आपको बता दें कि इस बीच अभिषेक के शव का फिलहाल पुलिस रायपुर लेकर आई है। परिजन रायपुर लेकर आए हैं। मेकाहारा अस्पताल में शव का पोस्टमार्टम करवाया जाएगा। वैसे परिवार ने शव की पहचान कर ली है। परिवार ने तस्दीक कर दी है कि ये शव अभिषेक का ही है, लेकिन पुलिस जांच रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। हाँ, अभी तो ऊपरी तौर से तो हम लोग स्वीकार कर रहे हैं कि अभिषेक ही है। ऐसा मोमेंट है कि इस समय कुछ कहने लायक स्थिति तो नहीं है। बस आप लोगों के माध्यम से, शासन से यही निवेदन करूंगा कि इस घड़ी में अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। और चलिए अब आपको दिखाते हैं वो गड्ढा जहां पर शव को दफनाया गया था। दरअसल अभिषेक के दोस्त के घर में ही उसके शव को दफन किया गया था और ये तस्वीर देखिए, अभिषेक के दोस्त के घर का हिस्सा है जहां पर इतना बड़ा गड्ढा किया गया था और इसी गड्ढे में उस शव को दफन किया गया था, जिसे रायपुर लाया गया है। पोस्टमार्टम करवाया जाएगा वहां पर। तस्दीक परिजनों ने की है कि जो शव बरामद किया है अभिषेक का ही है, लेकिन पुलिस अभी इस पूरे मामले की जांच कर रही। तो दो तस्वीरें आपके सामने हैं। पहली तस्वीर रायपुर की है जहां पर मेकाहारा अस्पताल में अभिषेक के शव को लाया गया है, वहां पर पोस्टमार्टम होगा। और दूसरी तस्वीर उस गड्ढे की है जहां पर अभिषेक के शव को गाड़ दिया गया था ताकि सबूतों को मिटाया जा सके। लेकिन पुलिस की जांच में और पूछताछ के बाद ये बात साफ हुई कि जो विकास नाम का दोस्त है उसके घर में एक शव गड़ा हुआ है और उसके बाद विकास के ही निशानदेही पर यहाँ पर खुदाई की गई और यही वो गड्ढा है जिसमें अभिषेक का शव बरामद किया गया है। और जी मीडिया संवाददाता कन्हैया शुक्ला हमारे साथ जुड़ रहे हैं रायपुर से लगातार। कन्हैया, जिस तरीके से तस्वीरें सामने आ रही है, अभिषेक के शव को रायपुर से लाया गया है। अभिषेक के परिजन मान भी रहे हैं कि ये शव अभिषेक का ही है, लेकिन पुलिस किस रिपोर्ट का इंतजार कर रही है? आधिकारिक तौर पर पुष्टि कब होगी? देखिए अवधेश, आपको बता दें कि अभिषेक 9 नवंबर को लापता हुआ था, जिसके बाद पुलिस लगातार अभिषेक को खोजने का प्रयास कर रही थी। लेकिन जो अभिषेक की गाड़ी थी वो 10 नवंबर को रायपुर के वीआईपी रोड पे मिली थी। आज सुबह अभिषेक की जो लाश है वो भिलाई के स्मृति नगर में मिली है, जिसमें आरोपी विकास जैन अपने 2 और संदिग्ध आरोपियों के साथ हत्या करना कबूल किया है। जिसके बाद परिजनों ने जो लाश मिली है उसका पहचान कर ली है कि ये अभिषेक मिश्रा की ही लाश है। शंकराचार्य के डायरेक्टर अभिषेक मिश्रा की लाश को इस समय मेकाहारा लाया गया है। आपको दिखा दे रहे हैं पीछे की तस्वीरें, जहां पर अभिषेक मिश्रा के शव को लाया गया है। यहाँ पर अभिषेक मिश्रा का पोस्टमार्टम होगा। इसके साथ ही साथ पुलिस के अधिकारी यहाँ पर और जो परिजन हैं वो भी यहाँ पर आ चुके हैं और अभी थोड़ी देर में यहाँ पर शव निकाला जाएगा, क्योंकि जो विवेचक हैं इस पूरे मामले के और जो परिजन हैं वो अभी यहाँ पर नहीं पहुंचे हैं। उनके आने के बाद ही जो अभिषेक मिश्रा का शव है वो पोस्टमार्टम के लिए लेके जाएगा। फिर इसके बाद ही साफ हो पाएगा कि जो हत्या हुई थी अभिषेक
मिश्रा की जो मौत हुई है कि उसकी वजह क्या है, आखिर चोट लगने से अभिषेक मिश्रा की मौत हुई है कि इसके पीछे कोई और राज छुपा हुआ है, इसको लेकर के यहाँ पर खुलासा हो सकता है। सबसे अहम है कि अब अगर परिजनों ने अभिषेक मिश्रा की शव को पहचान लिया है तो एफएसएल की टीम जो डीएनए टेस्ट के लिए जानी थी वो नहीं जाएगा, और क्योंकि शव को पहले से ही पहचान लिया है, परिजनों ने इसकी पहचान कर दी है, पुष्टि हो चुकी है कि अभिषेक मिश्रा का ही शव है। इसके अलावा पूरे 40 से 42 दिन तक पुलिस को इस जांच में लग गया, पुलिस ने 40 से 42 दिन जांच में लग गया। इसके बाद अगर देखा जाए एसआईटी का गठन ठीक 1-2 दिन पहले ही हुआ था, जिसके बाद बहुत ही कम समय में ये मामला का खुलासा हो चुका है, जिसके बाद जो आरोपी हैं वो पकड़े गए हैं। बताया जा रहा है कि प्रेम प्रसंग का मामला है और 4 बजे करीब आज आईजी जो दुर्ग भिलाई के आईजी हैं वो इस मामले में खुलासा करेंगे। लेकिन जो सबसे अहम है, जो बातें सामने आ रही है, सूत्रों के अनुसार बातें आ रही है कि जो विकास जैन है उनकी पत्नी के साथ अभिषेक मिश्रा के संबंध थे, इस तरीके की बातें सामने आ रही हैं। प्रेम प्रसंग का संबंध था जिसकी वजह से ये इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया गया। और अभी जो आरोपी हैं, आरोपी पुलिस की हिरासत में है, लगातार उनसे पूछताछ चल रही है। लगातार इस मामले में 100 से अधिक लोगों से पूछताछ हो चुकी है। लगातार पुलिस की कई टीमें पूरे छत्तीसगढ़ में अभिषेक मिश्रा की खोज कर रही थी। हर एक पहलू पे जांच की जा रही थी। कई जगहों पे सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए थे कि कार अगर भिलाई से रायपुर लाई गई है तो कहां पे सीसीटीवी फुटेज लगे हुए हैं। जाहिर सी बात है कन्हैया, जिस तरीके से इस पूरे कांड को देखे तो कार मिलने से लेकर अब तक जो कुछ हुआ बड़ा सब कुछ संदेहास्पद रहा, लेकिन इन सब के बीच जिस तरीके से विकास के घर में वो गड्ढा मिलता है जहां पर उस शव को दफन किया गया था, इसके अलावा वहां पर क्या कुछ ऐसी चीजें बरामद हुई हैं जिससे जांच में पुलिस को आगे मदद मिल सकती है? बिल्कुल अवधेश, इसमें जो जांच है कई टीमें वहां पर सुबह से ही लगी हुई हैं। अगर देखा जाए एफएसएल की टीम, पुलिस की टीम और जो वहां पर जिला प्रशासन की टीम है मौके पे मौजूद है। सुबह से लगातार वो जो सबूत हैं वो इकट्ठे किए जा रहे हैं और जो संदेही हैं उनसे भी बहुत ही कड़ी पूछताछ की गई थी, जिसके बाद ही ये मामला खुल चुका है। और किस तरीके से इस पूरी घटना को, वारदात को अंजाम दिया गया है और किस हथियार से मारा गया है, कैसे अभिषेक मिश्रा की मौत हुई, इस पे जो राज है इस पे भी पर्दा अभी थोड़ी देर में ही साफ हो जाएगा। सबसे अहम है कि जो लोग बता रहे हैं कि सर पे चोट आने से अभिषेक मिश्रा की मौत हुई थी, ये सूत्रों के अनुसार खबर है, लेकिन अभी पोस्टमार्टम के बाद भी ये साफ हो जाएगा कि आखिर क्या वजह थी, इस मौत के पीछे कितने राज हैं, वो भी सब साफ हो जाएगा। और जो पुलिस है वो लगातार जो पुख्ता सबूत है उनको इकट्ठा करने की कोशिश कर रही है। हर एक चीज की जांच हो रही है क्योंकि इस घटना को काफी दिन हो गए हैं, 40 से 42 दिन हो गए हैं। इसके बाद जो सबूत के तौर पर जो हथियार है या जिस तरीके की हथियार का प्रयोग किया गया उसको भी पुलिस बरामद करने की कोशिश कर रही है। फिलहाल अभी जो लाश है उसको बरामद कर लिया गया भिलाई से। ये जो लाश जो बरामद की गई उसको लगातार यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ पर जो पोस्टमार्टम के लिए अभिषेक मिश्रा की शव को लाया गया और जो इस समय निकाला जा रहा है। आप देखिए उनके परिजन आ गए हैं और जो विवेचक हैं इस पूरे मामले के, जो पुलिस है वो यहाँ पर आ गए और एकदम ठीक सामने जो मेकाहारा का जो मर्चुरी है वहाँ पर उनका पोस्टमार्टम किया जा रहा है। इस समय अभिषेक मिश्रा का जो शव है वहां से निकाला जा रहा है और इस समय वो मर्चुरी में ले जाया जाएगा जहां पर पोस्टमार्टम होगा और उसके बाद डॉक्टरों का परीक्षण के बाद ही साफ हो पाएगा कि जो अभिषेक मिश्रा की जो हत्या हुई है वो उसके पीछे क्या वजह है और किस चीज से अभिषेक मिश्रा की मौत हुई है। और अभिषेक मिश्रा का जो शव है इस समय मर्चुरी में ले जाया गया है और यहाँ पर आप देखिए शंकराचार्य का ही जो एम्बुलेंस है उससे अभिषेक मिश्रा का जो शव है वो रायपुर लाया गया है और उनके शव को इस समय मर्चुरी हाउस में ले जाया गया और वहां पर डॉक्टरों की टीम पहले से मौजूद थी जो अभिषेक मिश्रा का पोस्टमार्टम करेगी और परीक्षण के बाद ही ये साफ हो पाएगा कि आखिर क्या वजह है जिसकी वजह से जाहिर सी बात है सवाल कई हैं जिनके जवाब मिलने बेहद जरूरी है, लेकिन जांच जिस तरीके से आगे बढ़ेगी उसके बाद परत दर पर चीजें खुलेंगी। लेकिन जिस तरीके से जो गड्ढा खोदा गया विकास के घर में जहां पे शव को दफन किया गया उसके बाद बड़ी मात्रा में नमक का पाया जाना लाश को गलाने के लिए इतना साफ है कि साजिश बेहद गहरी थी। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि सच्चाई निकल कर क्या सामने आती है। शुक्रिया कन्हैया आपका इस तमाम जानकारी और अपडेट्स के लिए। एक बार फिर से आपका रुख करेंगे, लेकिन आपको तस्वीर भी हम लगातार दिखा रहे हैं। रायपुर के मेकाहारा अस्पताल में अभिषेक मिश्रा के शव को लाया गया है और पोस्टमार्टम के बाद चीजें और बेहतर साफ हो पाएंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम की नीलामी कार को गाजियाबाद में आग लगा दी गई। हिंदू महासभा के स्वामी चक्रवाड़ी ने कार में आग लगाई। हिंदू महासभा ने मुंबई में दाऊद की कार को नीलामी में खरीदा था और इसे जलाने के लिए कार मुंबई से दिल्ली लाई गई थी। तस्वीर देखिए, जो नीलामी में कार खरीदी गई थी 3 लाख रुपए इसकी बोली लगी थी और उसके बाद स्वामी चक्रपाणी
पहुंचे। यहाँ पर दाऊद इब्राहिम के पोस्टर्स भी इस कार पर रखे गए और इसके बाद इस कार को आग के हवाले कर दिया गया। स्वामी चक्रपाणी ने पहले इस बात का ऐलान किया था कि उनकी कोशिश होगी कि इस गाड़ी को इस्तेमाल में लाया जाए समाज सेवा में, लेकिन अगर उस काम में ये गाड़ी नहीं आ पाती तो इस गाड़ी को आग लगाया जाएगा और वही किया गया। गाजियाबाद में हिंदू महासभा की तरफ से दाऊद इब्राहिम की गाड़ी को आग लगा दी गई। तो तस्वीरें आपके सामने आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में वहां लोग भी मौजूद थे, तिरंगे लहराए जा रहे थे और सांकेतिक तौर से दाऊद के साम्राज्य को यहां पर जलाने की जो बात थी वो की गई। और जो दाऊद इब्राहिम की कार नीलाम हुई थी, नीलामी में स्वामी चक्रपाणी ने इसे खरीदी थी, उसे आज गाजियाबाद में आग के हवाले कर दिया गया। तो यही वो कार है जो दाऊद इब्राहिम के बंगले में थी और उस बंगले से इस कार को नीलाम किया गया था। हिंदू महासभा के स्वामी चक्रपाणी ने 3 लाख रुपए में इस कार को खरीदा था और उसके बाद इस कार को नीलामी में बेचा गया और इसको आज गाजियाबाद में आग लगा दी गई। और चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब सियासत की। मुख्यमंत्री का पुतला फूंका तो खुद को आग लग गई। तस्वीरें श्रीनगर के सामने आई हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि कैसे पुतला जलाने की कोशिश कर रहे नेशनल कॉन्फ्रेंस के कार्यकर्ता खुद ही आग की चपेट में आ गए। श्रीनगर में कार्यकर्ता सीएम मुफ्ती मोहम्मद सईद के खिलाफ फूड सिक्योरिटी बिल को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे और नेशनल कॉन्फ्रेंस के कई बड़े नेता इस रैली में शामिल भी थे। लेकिन जैसे ही कार्यकर्ताओं ने मुफ्ती मोहम्मद सईद के पुतले को आग लगाया, उसमें से एक कार्यकर्ता बुरी तरीके से आग के चपेट में आ गया। हालांकि वहां से भगदड़ की स्थिति बन गई। बड़ी मुश्किल के बाद लोगों ने उस कार्यकर्ता की जान बचाई। तस्वीरें बेहद भयंकर हैं, बेहद ही दिल दहला देने वाली हैं। आप तस्वीर देखिए और खासतौर से ये शख्स कुछ इस अंदाज में जलता हुआ भागता रहा, मदद की गुहार लगा रहा था। बड़ी मुश्किल के बाद इसकी आग बुझाई जा सकी। गंभीर तौर से ये व्यक्ति झुलस गया। आपको याद होगा कुछ ऐसी ही तस्वीरें हिमाचल प्रदेश से भी आई थी, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला फूंक रहे थे कांग्रेसी और उस दौरान भी कई लोग आग की चपेट में आए थे। और अब ये तस्वीर श्रीनगर से सामने आई है, जहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो कार्यकर्ता थे वो मुफ्ती मोहम्मद सईद का विरोध कर रहे थे। उनका पुतला फूंकने के दौरान ये हादसा हो गया और इसमें बुरी तरीके से लोग झुलसे हैं और ये तस्वीर तो बेहद खौफनाक है। देखिए किस तरीके से ये व्यक्ति जलता हुआ भीड़ के बीच से भागा। हालांकि वक्त रहते इससे मदद मिल गई और आग को काबू में कर लिया गया। इससे पहले भी इसी महीने की 14 तारीख को हिमाचल प्रदेश के शिमला में ऐसा हादसा सामने आया, जब कांग्रेस कार्यकर्ता विरोध स्वरूप पीएम नरेंद्र मोदी का पुतला फूंक रहे थे और उसी दौरान कांग्रेसी कार्यकर्ता अचानक आग की चपेट में आ गए। और आज श्रीनगर में भी कुछ ऐसा हादसा सामने आया है। तो पुतला जलाने के दौरान जो हादसा हुआ है वो 2 बार हो चुका, इसी महीने में 2 बार हो रहा है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि विरोध प्रदर्शन ठीक है, सबका संवैधानिक अधिकार है, लेकिन भीड़ के बीच में इस तरीके से खतरनाक विरोध प्रदर्शन का आखिर क्या फायदा है? कार्यकर्ताओं की लापरवाही उनकी जान पर तो भारी पड़ती है, लेकिन उनका आग के चपेट में आकर भीड़ के बीच भागना किसी और बड़े हादसे को न्योता दे सकता है। लेकिन इन तमाम चीजों को दरकिनार करके सियासत पुतला दहन में लगी हुई है। लेकिन उस पुतला दहन का परिणाम क्या सामने आ रहा है, उसकी 2 तस्वीरें सामने आ रही हैं। पहली तस्वीर आज श्रीनगर की है और दूसरी तस्वीर शिमला की है 14 तारीख की, जहां पर कांग्रेसी पुतला फूंक रहे थे और उनमें से कई लोग आग की चपेट में आ गए थे। और चलिए अब बात करते हैं उज्जैन की, जहां पर आयोजित कार्तिक मेले में कुश्ती प्रतियोगिता के दौरान जमकर हंगामा हो गया। इस दौरान स्कूली शिक्षा मंत्री पारस जैन भी मौजूद थे। दरअसल कुश्ती मुकाबले के दौरान 2 अखाड़ों के पहलवान आमने सामने थे। कुश्ती के दौरान एक पक्ष ने रेफरी पर गलत फैसला देने का आरोप लगाया और इसके बाद डाबरी अखाड़ा और गुरु अखाड़े के पहलवान आपस में भिड़ गए। उसके बाद विवाद कितना बढ़ा कि हाथापाई की नौबत आ गई। और तस्वीर आप देखिए, पहलवानों ने एक दूसरे पर कुर्सियां फेंकनी शुरू कर दी और ये सब कुश्ती के शौकीन रहे स्कूली शिक्षा मंत्री पारस जैन के सामने हुआ। बड़ी मुश्किल के बाद आयोजकों ने दोनों अखाड़े के पहलवानों को शांत करवाया। तो तस्वीर देखिए आप, पहली तस्वीर दंगल का आयोजन किया गया था मेले में, लेकिन वहां पर रेफरी पर गलत फैसला देने का आरोप लगा। इसके बाद हंगामा हो गया, एक दूसरे पर कुर्सियां फेंकनी शुरू कर दी गई और जो 2 अखाड़ों के पहलवान थे वो आपस में भिड़ गए। दूसरी तस्वीर पारस जैन भी वहां पर मौजूद थे। दरअसल पारस जैन कुश्ती के शौकीन हैं, अखाड़ों में जाकर वो भी रियाज करते हैं। उनके सामने ये पूरा हंगामा हुआ। तो जैन के मेले में एक बड़ा दंगल सामने आया। हालांकि बड़ी मुश्किल के बाद आयोजकों ने पूरे हंगामे पर काबू पाया। इस मामले में मंत्री पारस जैन का बयान भी सामने आ गया है। पारस जैन ने हाथापाई करने वाले पहलवानों को चेतावनी दी है कि वो ऐसी कोई हरकत ना करें।
मैं तो उन लोगों से भी निवेदन करना चाहता हूं कि जिन लोगों ने उस बात को उठाई थी, क्योंकि वह निर्णायक रहते हैं, उसके ऊपर भी रहते हैं और उनका निर्णय ही अंतिम निर्णय मानना चाहिए। इस प्रकार का यदि होगा तो आने वाले भविष्य में इस प्रकार की कुश्ती नगर पालिका निगम और कराने में सोचना पड़ेगा। नए उनको लोगों को हमने हिदायत दी है कि इस प्रकार की वारदात ना हो उज्जैन में, क्योंकि उज्जैन में कुश्ती और हमारे यहाँ कबड्डी दोनों प्रिय खेल है। और चलिए अब बात करते हैं शिवपुरी की, जहां पर डकैतों के चंगुल से छूटे युवक सीताराम जाट ने सनसनीखेज खुलासा किया है। सीताराम की माने तो जंगल में महिला डकैत सक्रिय हैं। वो जींस टी शर्ट पहनती हैं और बंदूक चलाने के साथ लोगों को पीटने का शौक भी रखती हैं। बताया जा रहा है कि चंदन गड़रिया का 7 डकैतों का गिरोह है। महिला डकैत चंदन की प्रेमिका है और गिरोह के डकैत उसे चंदा कहकर बुलाते हैं। सीताराम ने बताया कि 11 दिन तक गैंग के चंगुल में रहने के दौरान महिला डकैत ने उसे बुरी तरीके से पीटा। दरअसल सीताराम को चंदन गड़रिया गिरोह ने अगवा कर लिया था। इस गिरोह के सदस्यों पर पहले से इनाम घोषित है, लेकिन अब महिला डकैत की बात सामने आ रही है। निर्भय गुर्जर के साथ कई महिला डकैत सक्रिय रही, लेकिन निर्भय गुर्जर के बाद से महिला डकैतों का जिक्र नहीं होता था। लेकिन अब 1 दशक बाद फिर से पुलिस के कान खड़े हो गए हैं। वहीं ग्वालियर में फर्जी पुलिसकर्मी को एक टीचर ने ऐसा सबक सिखाया कि अब वो सलाखों के पीछे पहुंच गया है। पड़ाव थाना क्षेत्र की घटना है। दरअसल ये मनचला अपने आप को मध्य प्रदेश पुलिस का जवान बता रहा था। इसने महिला टीचर को परेशान करना शुरू कर दिया। ये जबरन महिला को अपने साथ दोस्ती करने और घूमने के लिए परेशान कर रहा था। आखिरकार महिला ने इसको सबक सिखाने की ठानी और रिश्तेदारों के साथ मिलकर इस फर्जी पुलिस जवान को हवालात के पीछे पहुंचा दिया। आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है और ये शख्स पुलिस की तरह जैकेट पहनता था और लोगों पर रौब झाड़ता था, लेकिन ये इसकी हरकत इस बार उल्टी पड़ गई और अब ये पुलिस के हवाले हो चुका है। ये इसने बताया कि मैं एमपी पुलिस में काम करता हूँ, तो ये अचानक से बैनर बैठ के गायब हो गया कहीं। तो फिर हम चलते रहे, इन्होंने बोला, मतलब मेरे हस्बैंड ने बोला कि मैं पीछे पीछे आ रहा हूँ, आप टेंपो में बैठ जाइए। तो मैं बैठ गई। नंबर मांगा, मेरे साथ घूमने चलो, कहीं कुछ बार बार पूछना। मैंने कि मैं अनजान इंसान को नंबर क्यों दूँ? हाँ, छेड़खानी। तो मैं नंबर क्यों दूँ अनजान इंसान को? फिर से थोड़ी देर में तो आ ही गए थे। फिर उन्होंने उसको पकड़ लिया। फिर जो तो महिला कोई शिक्षिका है, वो जो स्कूल जाती थी, उनका कहना है कि जे उसका पीछा करता था और वो जल्दी में थी, आवेदन देकर चली गई है। मैंने उनको बुलाया है, अभी मैं लाइन अरे ड्यूटी से आया हूँ। नहीं, अभी मेरी बात नहीं हुई है महिला से। हिरासत में है, फरियाद दिया जो महिला है उसको बुलवाया है। और चलिए बात करते हैं कोरबा की, जहां पर ठेका मजदूरों ने बाल्को प्रबंधन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। मजदूरों ने बीएसपीपी संयंत्र को चालू करने और ठेका कर्मियों को स्थायी नौकरी देने की मांग को लेकर संयंत्र के मेन गेट के सामने भूख हड़ताल शुरू कर दी है। दरअसल ये लोग प्लांट में ठेका मजदूरी का काम कर रहे थे, लेकिन बाल्को प्रबंधन ने बीसीपीपी के 270 मेगावाट संयंत्र को बंद कर दिया और प्लांट में काम कर रहे सैकड़ों श्रमिकों को बाहर निकाल दिया। मजदूरों का कहना है कि काम से निकाले जाने के बाद उनके सामने रोजी रोटी की समस्या खड़ी हो गई है। ऐसे में उनके सामने भूख हड़ताल के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है। मजदूरों ने मांगे पूरी नहीं होने पर उग्र आंदोलन करने की चेतावनी दी है। वहीं इंदौर में आरटीओ ने बस ड्राइवर्स के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। जांच में जिन ड्राइवर्स की आंखें कमजोर पड़ गई, उनका लाइसेंस निरस्त कर दिया गया। सरवटे बस स्टैंड पर नेत्र जांच शिविर लगाया गया और फिर बस ड्राइवर्स की आंखें चेक की गई। इस दौरान कई ड्राइवर्स की आंखें कमजोर पाई गई। आने वाले वक्त में एक एक कर सभी बस स्टैंड पर ऐसे कैंप लगाए जाएंगे। दरअसल सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद ये पहल की गई है। इसमें यह है कि जो वाहन चालक हैं उनको बराबर आईसाइट है कि नहीं, इस संबंध में बराबर एक सुरक्षा की दृष्टि से जो आवश्यक है, तो आज नेत्र विशेषज्ञ और नेत्र सहायक और अन्य स्वास्थ्य विभाग के जो हमारे कर्मचारी हैं वो इस काम के लिए आए और उम्मीद है कि आज हम शाम तक ये जो नेत्र शिविर का कार्यक्रम होगा, इसमें लगभग 200-250 लोगों का परीक्षण करेंगे।